नमस्कार। आज की कहानी है योगिता यादव के द्वारा लिखी गई कांच का जोड़ा। ये एक किस्म का आत्मघात है, उसकी मोहब्बत में होना जो आपसे मोहब्बत ना करता हो या फिर जो इसके लायक ही ना हो। कांच का डॉल्फिन का जोड़ा खरीदते हुए बार बार यही ख्याल आ रहा था, क्यों खरीद लिया आखिर मैंने ये, जबकि जानती हूं कि जलजले भरे इस माहौल में यह कभी भी टूटकर बिखर सकता है। पिछले कुछ दिनों में दुनिया कितनी बदल सी गई है। दो तरह की घटनाएं एक साथ घटित हुई हैं। असल में कोई भी रिश्ता किसी एक की हाथ की कठपुतली हो ही नहीं सकता। इसमें दो लोगों की अपनी अपनी भूमिका होती है, अपना अपना आस्वाद होता है। जिस शाम मैंने ये कांच का डॉल्फिन का जोड़ा खरीदा, उसी शाम मुझे ये तलाक के कागज मिले। मैं यकीन नहीं कर पा रही हूं कि वो इतना उकता गया है मुझसे। हालांकि बहुत मुलामियत तो अरसा पहले ही खत्म हो गई थी, पर मैं इसे वक्त का फेर ही मान रही थी। क्यों मैं भूल नहीं पाती हूँ उन छोटे छोटे लम्हों को जो आज भी उस क्षण की दीवानगी से भर देते हैं। सुबह 5 बजे स्टेशन पर पहुंच गई थी ट्रेन। मैं इसी ऊहापोह में थी कि इस समय कोई टैक्सी या ऑटो रिक्शा मिलेगा भी या नहीं, कि सामने देखती हूँ वो बेंच पर बैठा मेरा इंतजार कर रहा है। एक साइड की मांग निकालकर काढ़े हुए गीले बाल और आधी बाह की शर्ट में दुनिया का वो सबसे खूबसूरत लड़का अब भी मेरी आंखों में कैद है। हम दिल्ली की संकरी गलियों और बाजारों में रिक्शे में साथ साथ घूमते हैं। कितने ही खंडहरों की खाक छानी है। रात रात भर कितने ही शायरों की शायरी और जिंदगी के किस्से सुने और सुनाए हैं। वो मेरे लिए एक पूरा का पूरा इनसाइक्लोपीडिया है। कहीं जाना हो या किसी से मिलना हो, मेरी यात्रा उसी से होकर गुजरा करती थी। मैं अब भी अपनी हर यात्रा का प्रारंभ बिंदु उसी को मानना चाहती हूँ। पर एक दिन धीर गंभीर शालीनता में उसने मुझे समझाया किस तरह हमारी निर्भरता बढ़ती है और हम अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व नहीं बना पाते। और आज तीसरा दिन है उसकी राह तकते हुए। एक ही शहर में हों तो लगता है साथ हैं, भले ही कोई बात ना हो। वो रात से लौट आया है, पर हमारी मुलाकात अभी नहीं हो पाई है। घर की 2 चाबियों ने हमें एक दूसरे की दस्तक और खबर से पूरी तरह स्वतंत्र कर दिया है। हम में से अब कोई भी डोरबेल नहीं बजाता, कि दोनों में से कोई भी नहीं चाहता कि कोई किसी की राह तके, कोई किसी के लिए दरवाजा खोले। क्या सचमुच ऐसा ही है? फिर क्यों मैं पिछले 3 दिन से उसकी राह देख रही हूं? रात भर मैं उसके सोशल मीडिया अकाउंट पर उसके किसी अपडेट की प्रतीक्षा करती रहती हूं। यहीं वह अपने दोस्तों को अपने स्वतंत्र व्यक्तित्व के बारे में सूचनाएं देता है, अपना सेलिब्रेशन और सक्सेस शेयर करता है। ये सूचनाएं मेरे लिए नहीं होती, फिर भी बस एक यही सूत्र बचा है मेरे पास। हम दोनों के बीच बढ़ती जा रही अमैत्री के बीच जब मैंने उसे सोशल मीडिया पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, तब उसने फौरन ये रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली। शायद वह भी जुड़े रहने का कोई एक सूत्र बचाए रखना चाहता था, पर अपनी श्रेष्ठता बोध की कीमत पर नहीं। तभी उसने फौरन ये पोस्ट डाली थी, मित्रों की संख्या बढ़ती जा रही है, लगता है एक नया अकाउंट बनाना पड़ेगा या फिर कुछ पुराने निष्क्रिय साथियों को हटाना होगा। और यहीं अपने रिलेशनशिप स्टेटस में उसने जोड़ दिया है, इट्स कॉम्प्लिकेटेड। भीतर से कितना क्रूर है यह व्यक्ति, किंतु बाहर से कितना शालीन। अब मुझे इसकी शालीनता, क्रूरता, हिंसा और प्रदर्शन कुछ भी तो बुरा नहीं लगता। सब जैसे क्रमवार है। मैं इन्हें क्रमवार रखना भी सीख गई हूं। यह प्रशिक्षण भी उसी का दिया हुआ है।
एक एक कर प्लास्टिक के पारदर्शी डिब्बों में दालें पलटते हुए मैं उन्हें किचन में सजाती जा रही हूं। क्रमवार एक से सटा दूसरा डिब्बा, सब अपनी अपनी जगह उपस्थित। जब जिसकी जरूरत होगी मैं निकाल लूंगी। वह कितना भी लिहाफा ओढ़ ले, मेरे लिए अब बिल्कुल पारदर्शी हो चुका है। अगर वह इतना जटिल नहीं होता तो शायद मैं भी जीवन की जटिलता को इतनी गहराई से समझ नहीं पाती। पाउडर मिल्क का डिब्बा उठाते हुए हाथ संकोच में बोझिल हो रहे हैं। उसे लैक्टोज से एलर्जी हो गई है। अब उसे दूध हजम नहीं होता, चाय कॉफी में भी नहीं। पहले हम साथ में चाय पिया करते थे, अब हम अलग अलग ब्लैक टी पीते हैं। मैंने घर में दूध मंगवाना भी बंद कर दिया है। पर क्यों? क्यों अब भी इतनी जरूरी है मेरे लिए उसकी पसंद नापसंद? यही सोचकर कल शाम गुस्से में मैंने यह पाउडर मिल्क का डिब्बा खरीदा था। असल में अब उसे मुझसे एलर्जी हो गई है और यह प्रदर्शन बस उसी का है। तो फिर मैं क्या पीऊं? ब्लैक टी। मैंने बड़े मग से 2 चम्मच मिल्क पाउडर डाला और चाय छान ली। किसी मशीन की तरह मेरे बाएं हाथ ने रैक में से दूसरा मग उठा लिया और उसमें से ब्लैक टी छान रही हूं। दोनों मग को ट्रे में रखती हूं और मेरे पैर उसके कमरे की तरफ बढ़ने लगते हैं। वह हर बार बेवजह रूठ जाता है, अकारण ही। मैं इस बार किसी तरह के समझौते के मूड में नहीं हूं, फिर भी मैं चाहती हूं कि वो मेरे साथ हो। मेरे भीतर शायद कोई दूसरा भी है जो हमारे रिश्ते की सच्चाई, दुनियावी गुणा भाग को दरकिनार कर हर बार उसकी तरफ जाने वाले रास्तों पर ही बढ़ता है। मैं भरसक उसे खींचकर पीछे हटाती हूं। क्या दरवाजा नॉक करूं? नहीं, अभी सोया है, सोने देना चाहिए। बहुत थक गया होगा। मेरे भीतर का कोई दूसरा अब भी उसे किसी किस्म की कोई तकलीफ देना नहीं चाहता। और मैं ट्रे लिए वापस लिविंग एरिया के सोफे पर बैठ जाती हूँ। टेबल पर अदालती कागज पड़े हैं। वकील ने कहा है साइन करने से पहले अच्छी तरह पढ़ लेना, पर उससे पहले अच्छी तरह सोच लेना। मैं इन कागजों से नजर नहीं मिलाना चाहती। अपना अखबार उठाकर उसे उलटने पलटने से पहले मैंने उसका अखबार उठाकर टेबल के दूसरी तरफ रख दिया है। खबरें चाहे एक जैसी हों, पर उन्हें देखने के हम दोनों के नजरिए में बहुत अंतर आ गया है। उस नजरिए में उलझकर कोई गैर जरूरी बहस हो और घर जंग का अखाड़ा बन जाए, इससे बेहतर है कि हम अखबार भी अलग अलग कर लें। यह समझौतावादी निर्णय भी उसी ने दिया था और मैं इस निर्णय को हर रोज निभाती हूं। अखबार उलटने पलटने के बाद भी कोई खबर ध्यान नहीं खींच रही। वह उठ जाता तो अच्छा था। उसका घर आ जाना ही मेरे लिए सबसे प्यारी खबर है। मैं पूछ लेती वह खाने में क्या खाएगा। हम भले ही खाना अब एक साथ ना खाते हों, पर उसे मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद है। वह अपने दोस्तों में कहता भी है कि पेट उसका घर के खाने से ही भरता है। कितनी ही जगहों से वह भूखा लौट आया है कि खाना उसकी पसंद का नहीं था। मेरे भीतर का कोई और फिर उस पर रीझने लगा और मैं दोबारा उसे पटखनी देती हूँ। मैं उसकी पसंद में क्यों बौराऊं? खाना होगा तो खा लेगा जो बना होगा। सामने ट्रे में 2 मग चाय रखी है। मैं अपने मग को उसके मग से अलग कर लेती हूँ और चाय का पहला घूंट भरती हूँ। उफ, कैसा स्वाद है इसका। पाउडर दूध की चाय की अनावश्यक मिठास ने मेरे होठों में एक अजीब सा चिपचिपापन भर दिया है। मैं फौरन मग नीचे ट्रे में रख देती हूँ और किसी मशीन की तरह ब्लैक टी वाला मग उठाकर दूसरा घूंट भरती हूँ। इसके कड़वेपन में गहन अपनापन है। वो जो उस पर रीझता है फिर भी उसका कड़वापन पीने को तैयार है। कड़वे घूंट भरते हुए मैं फिर चाहती हूँ कि वह बस एक बार उठकर आए और मेरे करीब बैठ जाए। मैं उसकी खुशबू की आदी हो गई हूँ, इतनी कि बस एक सांस खुशबू की आस में उसकी कड़वाहटें पीती रही हूँ। मग की ये जोड़ी मैंने बहुत प्यार से खरीदी थी, जैसे डॉल्फिन की ये जोड़ी। पर मग के समय इतना संकोच नहीं था जैसा अब था। मेरी नज़र हमेशा जोड़ों पर ही अटकती है, जाने क्यों। तब हम साथ साथ चाय पिया करते थे। उन दिनों चाय में मिठास हुआ करती थी और हमारे रिश्ते में भी। हम दोनों एक दूसरे को खोज रहे थे। हर बार एक नया अनुभव रिश्ते में और शक्कर घोल देता। मन के बंधन खुल रहे थे।
मैं इस दुनिया की सबसे सादा लड़की लगती थी उसे, और वो मुझे इस दुनिया का सबसे प्यारा इंसान। मुझे तो अब भी वो उतना ही प्यारा लगता है, पर उसके प्यार की आंख की पुतली अब बदल गई है। आज लिविंग एरिया से उसके कमरे तक की दूरी इतनी ज्यादा हो गई है कि मुझसे ये तय ही नहीं हो पा रही। सार्वजनिक जीवन से किसी के निज तक की दूरी अकेले तय हो ही नहीं सकती। हम दोनों के साथ होने में अब सिर्फ साथ होने का प्रदर्शन भर ही बचा है। सार्वजनिक जीवन में हम दोनों साथ साथ जाते हैं और फिर वापस लौट आते हैं, निजी जीवन में एक दूसरे से बिल्कुल अलग होने के लिए। कभी कभी सोचती हूँ इस प्रदर्शन से भी छुट्टी पा लूं। कम से कम दोहरी जिंदगी तो नहीं जीनी पड़ेगी। लेकिन इसमें मैं कहाँ, मुझे क्या हासिल हुआ? जब उसे मेरे करीब आना था, मेरे साथ होना था, हम होते चले गए, और अब जब उसे मुझसे दूर जाना है, वो दूरियां बनाता जा रहा है। तब भी जब मैं नहीं चाहती, वह अपनी मर्जी से रिश्ते की दिशा तय कर रहा है। यही तो करता आया है वह, हर बार। अब तो गुस्सैल भी हो गया है पिछले 2-1 साल में, पर उसका गुस्सा भी अब मुझे विचलित नहीं करता। बेडरूम की तस्वीर का वह टूटा हुआ फ्रेम, स्टडी टेबल की खिंची हुई ड्रॉर और झड़ा हुआ कोना, टेबल क्लॉक का निकला हुआ शीशा बता रहा था कि इस घर को भी उसके गुस्से की आदत हो गई है। इन सब का होना इस घर में उसका होना है। मैं वापस मोबाइल उठाती हूँ। अब तक नहीं जागा, अगर जाग गया होता तो मेरे मैसेज का जवाब जरूर देता, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। मैं इसके बाद उससे और बात करना चाहती हूँ, बहुत कुछ पूछना चाहती हूँ। अगर मैसेज पढ़ लेता तो जवाब जरूर देता। इतनी शालीनता तो उसमें है ही नहीं कि वो मेरे मैसेज पर थैंक्स भेज दे। यह सोचते हुए मैं उसकी कड़वी शालीनता को घूंट घूंट पी रही हूं। मैं क्यों गैर जरूरी सवालों से खुद को मथ रही हूं? अब उठना चाहिए, वरना देरी हो जाएगी। मैं जल्दी जल्दी रसोई का काम समेट रही हूं। जल्दी जल्दी चपाती बेलते हुए एक बार फिर से मुझे डॉल्फिन का जोड़ा परेशान कर रहा है। कहीं टूट न जाए। क्या इसे उठाकर कुछ ऊंचाई पर रख दूं? नहीं, फिर हो सकता है उसकी नजर ही ना पहुंचे उस तक। आखिर लाई तो उसी के लिए होना। वह नहीं निभाना चाहता तो ना निभाए। मुझे तो अब भी उसका हर खास दिन बहुत जरूरी लगता है। ये बात और है कि अब मैं उसके लिए नितांत गैर जरूरी हो गई हूं। मैं रात भर उसकी राह तकते हुए उसके सोशल मीडिया अकाउंट को खंगालती रही हूं, सेलिब्रेशन के किसी एक फोटो को देखने भर के लिए। कुछ कहूंगी तो कह देगा, तुमने कौन सा विश किया, या कुछ ऐसा ही जिसका जवाब मेरे पास नहीं होगा। अब मुझे किसी जिरह, किसी सफाई का हिस्सा नहीं बनना। जो जहां है, जैसा है, पड़ा रहे वहीं। नहीं पहुंचती तो ना पहुंचे, उसकी नजर इस तोहफे पर। बर्थडे तो वह मना चुका है ना दोस्तों के साथ। मैं फटाफट अपना टिफिन पैक करती हूँ और सहसा नजर टिफिन की दूसरी जोड़ी पर चली जाती है, जिसकी पैकिंग भी उसने नहीं खोली। यह कहते हुए, तुम्हें पता है ना मुझे इस तरह ठंडा खाना पसंद नहीं। भूख लगेगी तो मैं बाहर ही कुछ खा लूंगा, वरना घर लौटकर। बाहर के खाने से मेरा पेट नहीं भरता, और भूख लगेगी तो मैं बाहर ही कुछ खा लूंगा, वरना घर लौटकर। इन दोनों संवादों में मैंने उसके अंतिम 3 शब्द चुने, वरना घर लौटकर। इसलिए हर समय मैं उसके घर लौटने का इंतजार करती रहती हूं। वो कहता है, तुम औरतें खुद को सामानों के मोह में कैद रखती हो, पर मेरे लिए हर सामान अपने समय को समेटे होता है। उसे देखकर हम उस समय में दाखिल हो जाते हैं जब वह हमारी जिंदगी में दाखिल हुआ था। उसके होने में उस समय की हंसी खिलखिला रही होती है। जब कुछ संभालने का शऊर ही नहीं, तब क्या करना इन सबको इकट्ठा करके? यह उसका मानना था, और उसके बाद बहुत अरसे से हमने इस घर के लिए कोई नया सामान नहीं खरीदा। पर कल अचानक जब कनॉट प्लेस में डॉल्फिन का यह जोड़ा देखा तो खुद को रोक नहीं पाई। इनके चेहरे भी उसकी तरह पारदर्शी हैं, जिनमें मैं सब कुछ देख सकती हूँ। पत्ते से बिंदी निकालती हूँ, माथे पर लगाती हूँ, मगर उसे वापस ड्रेसिंग टेबल के किनारे पर लगा देती हूँ। नहीं मन करता, ऐसे ही ठीक है। किसी के लिए नहीं, अपने लिए भी नहीं। चेहरे को भी जिंदगी की तरह सपाट होना चाहिए। ये भी झूठ क्यों बोले? नजर फिर सेंटर टेबल पर पड़े उन कागजों पर जा पड़ी है। मुझे डर लगता है इन्हें देखने भर से।
मैं जल्दी जल्दी पर्स उठाती हूँ, सैंडल पहनती हूँ, बाहर से दरवाज़ा लॉक करके निकलने लगती हूँ। ओह, फिर याद आता है, टिफ़िन तो मैं भूल ही गई। मैं झटपट लॉक खोलकर वापस अंदर दाखिल होती हूँ, सीधे किचन की तरफ। टिफ़िन उठाकर लौटती हूँ और नज़र मोबाइल पर जाती है, इसे भी भूल जा रही थी। उठाकर चेक करती हूँ अंतिम बार, वह जाग गया है, ऑनलाइन है, मेरा मैसेज जा चुका है। उस पर नीले रंग की 2 स्टिक नज़र आती है। मैं जल्दी से मोबाइल पर्स में डालती हूँ और ठगी बोझिल सी जल्दबाजी में कोहनी कांच के डॉल्फिन के जोड़े से टकरा जाती है और जोड़ा फर्श पर गिरकर चकनाचूर। कांच टूटने की आवाज के साथ ही उसके कमरे का दरवाजा खुला और वह बाहर आया। क्या हुआ? फिर कुछ टूट गया? नहीं, कुछ खास नहीं। सकपकाते हुए इस जवाब के साथ ही मैंने देखा कि वह कपड़े बदले बिना ही सो गया था। कैसा रहा ट्रिप? बहुत ही प्रीतिकर। प्रीति उसकी नई दोस्त। मैं शर्मिंदा हो गई, भीतर ही भीतर उसके इस अर्थपूर्ण जवाब पर तुम बहुत लेट हो गई आज। अपनी घड़ी देखते हुए एक दिखावटी चिंता जताते हुए उसने जवाब दिया। बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ी सी, बस थोड़ी सी ही तो। कांच के जोड़े का बिखरा हुआ कांच अब मैं समेटना नहीं चाहती और बढ़कर वो अदालती कागज उठाकर अपने पर्स में डाल लेती हूं। वकील ने कहा था साइन करने से पहले इन्हें ठीक से पढ़ लेना। मैं अब हर चीज को ठीक से पढ़ना चाहती हूं, अपनी नजर से।